2.29 A spherical conductor consists of the two concentric spherical conductor held in the position by the suitable insulating the support as shown in figure. ओके, तो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, ये आपको एक बिग स्फीयर दे रखा है और ये आपको एक स्मॉल स्फीयर दे रखा है, ठीक है। और आगे स्टडी कीजिए कि भाई शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय, एक कैपेसिटेंस का आपको इक्वेशन दे रखा है, C इज इक्वल्स टू 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, वेयर R1 एंड R2 इज द रेडियस ऑफ द आउटर एंड इनर स्फेरिकल रिस्पेक्टिवली। R1 हमारी रेडियस है इसके आउटर सरफेस की और R2 हमारी रेडियस है इनर सरफेस की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा R2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है R1, ठीक है। और ऐसे हमने यहाँ पे एक ग्राउंडिंग कर दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्राउंडिंग हो गया तो यहाँ पे चार्ज बचा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बचा। और वो पॉजिटिव चार्ज आपको दे रखा है कि भाई कैपिटल Q है। देन आफ्टर यहाँ का मिस के यहाँ पे आपने तो नेगेटिव चार्ज मिस के ग्राउंडिंग ही कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इंडक्शन होके एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इंडक्शन हुआ और नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, देन आफ्टर मैं क्या कर देता हूँ कि भाई हमारा जो बिग स्फीयर है उसका मैं नाम दे देता हूँ कि भाई A स्फीयर। देन आफ्टर हमारा स्मॉल स्फीयर है उसका मैं नाम दे देता हूँ B स्फीयर। तो पहले A स्फीयर का मीन्स के A वाली लोकेशन पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो A वाली लोकेशन पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो VA इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, R1 है, और डिस्टेंस कितना है R1, और उसका चार्ज हमको कितना दे रखा है, Q चार्ज दे रखा है, ठीक है। वो Q कितना है भाई, कैपिटल Q है, तो यहाँ पे उसका इक्वेशन मिलेगा KQ/R1। देन आफ्टर ए वाली लोकेशन पे आपको एक दूसरा चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई इनसाइड स्फीयर का चार्ज कितना दे रखा है, भाई इनसाइड स्फीयर का चार्ज आपको दे रखा है -Q चार्ज, और उसके लिए उसका यहाँ तक का पोटेंशियल आपको मिलेगा -KQ/R1, तो पोटेंशियल ऑफ द ए इज 0। देन आफ्टर आपको पोटेंशियल ऑफ द बी फाइंड आउट करना है। आपको पोटेंशियल ए और बी क्यों फाइंड आउट करना पड़ा, क्योंकि आपको टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ना। टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू उसका इक्वेशन होता है Q/V। तो टोटल चार्ज आपका Q अवेलेबल है बट यहाँ पे आपका V अवेलेबल नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, VA माइनस V भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे मिस के आपने एक VA माइनस V भी कर दिया तो A का पोटेंशियल तो आपको मिला भाई 0। देन आफ्टर हम क्या कर लेते हैं भाई, B का पोटेंशियल हम निकाल देते हैं। ओके, तो B का पोटेंशियल देखिए, VB का पोटेंशियल यहाँ तक का। ओके, तो इसका चार्ज क्या है, -Q है, उसका चार्ज हमारा मिस के -Q है, और उसका डिस्टेंस कितना है, R2 डिस्टेंस है, इसलिए उसका इक्वेशन हमको KQ/R2 मिला, ठीक है, KQ/R2 मिला। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए कि भाई ए वाली पॉइंट हमारी आउटर सरफेस के लिए कहाँ पे है, हमारी आउटर सरफेस के लिए ए वाली पॉइंट हमारी मिस के एक बिग हमारा जो स्फीयर है उसकी इनसाइड है, तो बिग स्फीयर के इनसाइड मिस के होलो स्फीयर हम कंसीडर करते हैं और उसका इनसाइड का कोई भी हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, वहाँ पे हमारा पोटेंशियल कितना होता है भाई, कांस्टेंट होता है, और कितना होता है, आउटर सरफेस जितना होता है। तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल आपका मिलेगा KQ/R1 मिलेगा, क्या मिलेगा, KQ/R1। बट यहाँ पे आपका पोटेंशियल नेगेटिव आपको लिखना है, ए की वैल्यू तो 0 आएगी, बट यहाँ पे आपको नेगेटिव करने के लिए -VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन चेंज कर दो, KQ/R2 माइनस KQ/R1, ऐसा आपका यहाँ पे फाइंड आउट होगा। ओके, देन आफ्टर आप क्या करोगे भाई, ये तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो निकल गया। ओके, तो ए वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो C इज इक्वल टू KQ/R2 माइनस KQ/R1, तो इसमें से कौन सा कॉमन निकलने वाला है भाई, KQ कॉमन निकलने वाला है, तो C इज इक्वल टू Q/KQ 1/R2 माइनस 1/R1, तो Q इज कैंसल एंड K इज इक्वल टू क्या आया, 1/4πε0, तो C इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे 1/4πε0, तो डिवाइड का डिवाइड इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो मैं यहाँ पे 1/4πε0 लिख दिया। और यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R1 माइनस R2 एंड डिवाइड बाय में क्या लिखने वाले हो आप, R1 इंटू R2, ये डिवाइड का डिवाइड कहाँ पे चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में, सो दैट C इज इक्वल टू 4πε0 R1 इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये आपका मिस के कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ओके,
Exercise number 2.30. A spherical capacitor has in the inner the sphere of the radius is a 12 centimeter. इनर स्फीयर की रेडियस मीन्स के आपको एक R1 आपको दिया हुआ है, इनर स्फीयर की रेडियस आपको दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। ऐसा हमने मान लिया कि भाई इनर सरफेस की है R1, सो दैट 12 इंटू आप क्या लिखोगे 10⁻² मीटर लिखोगे। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे अगले वाला न्यूमेरिकल का जो कैपेसिटर का इक्वेशन निकाला था, वो कैपेसिटर का इक्वेशन कैसे निकला था देखिए। यहाँ पे आपने इसका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया था। R1 हमारी क्या थी कि भाई R1 हमारी इसका लार्ज स्फीयर की रेडियस थी, तो लार्ज स्फीयर माइनस आपको स्मॉल स्फीयर करना है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर R2 और आउटर स्फीयर के लिए आपने लिखा है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखोगे 13 इंटू 10⁻² मीटर लिखोगे। द आउटर स्फीयर इज अर्थ हेड एंड द इनर द स्फीयर इज गिवन द चार्ज। इनर स्फीयर की आपको गिवन चार्ज आपको दे रखा है कि भाई कैपिटल Q इज इक्वल टू 2.5 माइक्रो कूलम, सो दैट 2.5 इंटू 10⁻6 कूलम। द स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज अ फील्ड विद द लिक्विड इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोनों स्फीयर की बीच में आपने क्या लिखा दिया, एक लिक्विड लगा दिया है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है कैपिटल K इज इक्वल टू 32। तो डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो अगर आपका बीच में जो एयर होगा तो उसका सी नॉट में क्या कंसिडर करता हूँ भाई कैपेसिटेंस ऑफ द एयर, तो वो आपने आगे निकाला था, आगे का इक्वेशन में जो निकाला था वही आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई 4πε0 R1 इंटू R2। पर यहाँ पे लार्ज स्फीयर कौन सा है R2 है ना, तो यहाँ पे आपको R2 माइनस R1 करना पड़ेगा। ठीक है, R1 माइनस R2 नहीं चलेगा। ओके, बट यहाँ पे आपको C0 की वैल्यू नहीं, बट यहाँ पे आपको इसके C डैश निकालना है। एक यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट कांस्टेंट पे दिया हुआ है, तो हम क्या पुट कर देंगे भाई K इंटू C0। तो यहाँ पे कैपिटल K, तो हमारा इक्वेशन बनेगा कैपिटल K, ओके। और मीन्स के 4πε0 की में वैल्यू यहाँ पे 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। कहना पर हम क्या करेंगे भाई सभी के हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखो 4πε0 है, तो 4πε0 के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/KB लिख सकते हैं, कूलम्बियन कांस्टेंट। तो इजी में और एक आपका स्टेप बढ़ेगा कि भाई दिस इज द कैपिटल K, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट R1 R2 अपॉन दिस इज द स्मॉल k, दिस इज द कूलम्बियन कांस्टेंट, और यहाँ पे R2 माइनस R1 बचेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे कैपिटल K की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 32, तो मैं यहाँ पे 32 पुट कर देता हूँ। देन आफ्टर R1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 12 इंटू 10⁻², और यहाँ पे 13 इंटू 10⁻²। चला या ओके। देन आफ्टर यहाँ पे K की वैल्यू कूलम्बियन कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9, और इंटू यहाँ पे क्या आएगा, इंटू यहाँ पे R2 माइनस R1। R2 कितना आएगा भाई 13 है, 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 10⁻12। मैंने ऐसा ही यहाँ पे 10⁻2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 12 नहीं है बट 2, ओके। तो उसके आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.55 इंटू 10⁻9 फेराड। दिस इज अ C डैश, ओके। तो 10⁻9 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं नैनो फेराड, तो 5.55 नैनो फेराड है। क्या नंबर बी देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। तो आपको पोटेंशियल निकालनी है ना, तो पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे कि भाई आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है Q इज इक्वल टू CV, सो दैट V इज इक्वल टू Q/C, और चार्ज आपको यहाँ पे मालूम है कि भाई 2.5 इंटू 10⁻6, और डिवाइड बाई आप क्या लिखोगे, डिवाइड बाई आपका कैपेसिटेंस कितना आया 5.55 इंटू 10⁻9। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल मिलेगा, वो पोटेंशियल आपको मिल रहा है 450 वोल्ट। देन आफ्टर C देखिए कि भाई कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ इन द आइसोलेटेड द स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक आपको एक आइसोलेटेड स्फीयर दे रखा है ऐसा, और यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि भाई यहाँ पे तो यहाँ तक का पोटेंशियल का सपोज का मान लीजिए कि भाई उसका चार्ज है Q, तो यहाँ तक का पोटेंशियल के लिए आपका इक्वेशन निकलेगा KQ/R, उसका डिस्टेंस आप R मान लीजिए, ठीक है। और C इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या आएगा Q/V, तो Q/KQ/R आएगा, तो Q इज कैंसल, सो दैट R/K। ठीक है, ये K क्या है भाई कूलम्बियन कांस्टेंट है, तो आपका कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या निकला C इज इक्वल टू R/K निकला, और R इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10⁻², और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और आपने फाइंड आउट किया तो आपका आंसर निकला कि बाई 1.33 इंटू 10⁻⁻,
11 फेराड है। तो 13.3 इंटू 10⁻12 फेराड है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13.3 पिको फेराड है। तेना पर हमको क्या करना है कि भाई उसको रेशियो निकालना है, चला है, इसका आपको रेशियो निकालना है। तो आपका C इज इक्वल टू C/CS, ए मीन्स के आपका एक 1 स्फीयर का है। तो AC आप क्या लिखने वाले हो, AC मीन्स के आपने जो फाइंड आउट किया था आगे वो 5.55 इंटू 10⁻9, और यहाँ पे 13.3 इंटू 10⁻12। ओके, तो हम उसकी हम वैल्यू निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू हमको मिलेगी, देखो यहाँ पे 10⁻9 है और यहाँ पे 10⁻12 है, ठीक है। इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू मिलती है भाई 417। और हमारा इक्वेशन क्या था कि कैपेसिटर का C/Q/V होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में होता है ना, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई हमारा जो ए वाली कंडीशन है, मीन्स के हमारी जो दोनों स्फीयर की जो वाली कंडीशन है, उसका पोटेंशियल कितना होगा, इट्स बिकम द स्मॉलर देन द पोटेंशियल ऑफ द आइसोलेटेड। उसका पोटेंशियल स्मॉल होगा, किसके कंपैरिजन में, आइसोलेटेड के कंपैरिजन में। इसलिए तो उसका यहाँ पे हमने जो रेशियो फाइंड आउट किया, वो रेशियो उसका हमको मिला। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई ये जो कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटर्स की रेंज ज़्यादा है, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम, और उसकी रेंज उससे कम है, इसलिए उसका पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ज़्यादा। क्या लाया, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2.31। तो इसमें सभी आपको थियोरिटिकल दिया हुआ है। देखिए कि भाई 2 लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज कैरिंग द चार्ज Q1 and Q2 आर द ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एग्जैक्टली गिवन बाय Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, वेयर द r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो आपको एक लार्ज स्फीयर दे रखा है ऐसा, ओके, इन दोनों का सेंटर ऐसा है। तो ए वाला डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। बट देखें कि भाई दोनों का चार्ज, इसके Q1 एंड Q2 दोनों का चार्ज सेम है, तो इसका चार्ज यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और उसका चार्ज यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हम ए वाली डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, R' वाली डिस्टेंस, ठीक है। अगर हमने R' वाली डिस्टेंस को कंसिडर कर लिया, तो हमारा फोर्स का इक्वेशन में जो हमारे फोर्स का इक्वेशन हमको मिलता है, F = K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें हमने R का क्या कर लिया है भाई, डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है ना, वो एक वेरी लार्ज है, एक वेरी लार्ज स्फीयर की बनी हुई है, उसका साइज बहुत ज़्यादा है। तो हम उसको एक पॉइंट चार्ज तरीके मीन्स के एक पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते। एक Q1 और Q2 हम ए वाली इक्वेशन कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमको एक 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ होगा, तब। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन है। और कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन में आपको मालूम है कि भाई आपका जो पॉइंट चार्ज क्या मीन्स के आपका दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर एक बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, लार्ज बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो उसका फोर्स की वैल्यू आपको ए नहीं लिख सकते हो, जिसके आपका फोर्स ए नहीं फाइंड आउट हो सकता है, K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है, ओके। देन आप बी देखिए, इफ द कूलम्ब्स लॉ इज इनवर्स द 1/r³ इज अ डिपेंडेंस, द इंस्टेंस द वोल्ट गोस लॉ बी द स्टिल ट्रू। ओके, तो गोस लॉ हमको फाइंड आउट करना है। बट आपको क्या दे रखा है कि भाई कूलम्ब्स लॉ इज इनवर्स द 1/r³। तो गोस लॉ का इक्वेशन क्या आता है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन E × ΔA इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन ε0। और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे अभी तक, K/Q अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं। बट यहाँ पे आपको 1/r³ करने को बोला है, तो K/Q अपॉन यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई K/Q अपॉन R³, ठीक है। तो ए वाली इक्वेशन हम यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो देखिए कि भाई क्या होने वाला है कि फ्लक्स फाई का इक्वेशन होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K/Q अपॉन R³ और इंटू यहाँ पे एरिया, ठीक है। तो एरिया का मीन्स का आप इंटीग्रेशन करोगे, एरिया का आपने सपोज के इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे ΔA का होगा, ओके। तो K/Q अपॉन R³ यहाँ पे ΔA का इंटीग्रेशन होके मीन्स के स्फीयर का इंटीग्रेशन होता है एरिया का 4πr²। तो R² और यहाँ पे R³ इज कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू फाइंड आउट हुई, और K की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। भाई K की वैल्यू आती है 1/4πε0, तो 4π इज ऑल्सो कैंसल, सो दैट यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी Q अपॉन ε0 इंटू R, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे गोस लॉ क्या हुआ कि भाई 2 नहीं फाइंड आउट हुआ, क्योंकि गोस लॉ क्या आती है, Q अपॉन ε0 आती है यहाँ पे, तो R इंटू हुआ है, ओके।
देन आप नेक्स्ट देखिए सी, a small charge is released at the rest at the point in the electrostatic field configuration. Will it travel along the field line the passing through that point? हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा, वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा भाई ट्रैवल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है F = QE, और वो अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो जाने लगेगा। ठीक है, अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो जाने लगेगा, वो एक्सेलरेशन भी करेगा और एक उसकी वेलोसिटी में v वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी वो जा सकता है। ठीक है, अगर आपका पाथ मीन्स के ऐसा कोई कर्व पाथ है, आपका अगर पाथ ऐसा कोई कर्व पाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ ऐसा कोई कर्व है, तो आपका चार्ज भी वही पाथ का आपका फॉलो करेगा, तो वो एक्सेलरेशन कर सकता है, बट वो वेलोसिटी उसकी नहीं रिप्रेजेंट करता है। वो जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, ओके। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, मीन्स के जो फोर्स की डायरेक्शन लगी, तो फोर्स की डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होता है, बट आपकी वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है, देन आफ्टर डी देखिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस इन द कंप्लीट द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि भाई सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है। ओके, तो आपको एक वर्क डन फाइंड आउट करना है ना, तो आप वर्क डन फाइंड आउट करोगे तो आपका इसके डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, फोर्स इंटू आपका वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स = आप यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लिख सकते हो, क्या तो कूलम्बियन फोर्स का इक्वेशन से भी आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसलिए आपका वर्क डन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, ओके। तो ई देखिए, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो द डिसकंटिन्यूअस देयर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिसकंटिन्यूअस होती है, वो तो आपको मालूम है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज में से निकलती है ऐसे, और नेगेटिव चार्ज में इंटरट्रैप हो जाती है। ओके, तो ये जो हमारा स्पेरिकल सेल है, तो उसकी आउटर सरफेस में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 0 आती है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके कंजर्वेटिव है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बट हमारी मीन्स के यहाँ पे इनसाइड हमारा पोटेंशियल 0 होता है क्या, इनसाइड हमारा पोटेंशियल 0 नहीं होता है। क्यों पोटेंशियल नहीं 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल हमारा डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, बट दिस इज अ कंटिन्यूस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिसकंटिन्यूस होगी, बट पोटेंशियल इज अ कंटिन्यूस। ओके, देन आफ्टर एफ देखिए कि भाई व्हाट मीनिंग द वुल यू गिव टू द कैपेसिटर अ सिंगल कंडक्टर। तो हम सिंगल कंडक्टर कैसे बना सकते हैं भाई, कैपेसिटर हमारा मीन्स के 2 ऐसे प्लेट की बना हुआ होता है ऐसे। ठीक है, तो सिंगल प्लेट का बनाने के लिए हमने पहले ऐसे रखा, देन आफ्टर हम ए वाली प्लेट को हम कहाँ पे ले जाएंगे भाई, इन्फिनिट डिस्टेंस पे ले जाएंगे, तो इसे हम एक सिंगल प्लेट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज द कंसीडर हैज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द सेकंड प्लेट दैट द इन्फिनिट। ओके, देन आफ्टर आप इसके लास्ट देखिए, guess the possible the reasons why water has the much greater the dielectric constant। वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि वाटर में H2O मीन्स एक पोलर मोमेंटम होती है, उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एक माइका सीट्स की कंपैरिजन में वो ज़्यादा होती है। और माइका सीट मीन्स आपका वाटर एक नॉन सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, आपकी एक माइका सीट ऐसी एक सिमेट्रिकल हो सकती है, बट आपका जो वाटर होता है एक नॉन सिमेट्रिकल होता है, और उसका डाइपोल मोमेंटम भी मीन्स के परमानेंट डाइपोल मोमेंटम होता है वाटर में। वाटर में आपने देखा ना आपके पास H2O का स्ट्रक्चर, यहाँ पे H2 है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और उसकी भी इसका जो एंगल बनता है वो 120 एंगल बनता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर मीन्स के एक पोलर मोमेंटम एक मीन्स के आपकी जो डायलेक्ट्रिक होती है 2 टाइप की होती है ना, पोलर और नॉन पोलर, तो ये हमारा पोलर हुआ है। ठीक है, तो ये परमानेंट डाइपोल मोमेंटम कहलाएंगे हम उसको। ठीक है, ओके। Exercise number 2.32, a cylindrical the capacitor has the 2 coaxial cylinder of the length। आपको एक लेंथ दे रखा है सिलेंडर की, L = 15 सेंटीमीटर = 15 × 10⁻² मीटर। देन आपका रेडियस आपको दो रहे कि 1.5 सेंटीमीटर इज आउटर रेडियस एंड 1.4 सेंटीमीटर इज इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस हम मान लेते कि भाई R1 1.5 सेंटीमीटर, तो इजी क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 × 10⁻² मीटर। देन आफ्टर R2 = 1.4 सेंटीमीटर = 1.4 × 10⁻² मीटर। ओके,
The outer cylinder is a earth air and the inner of the cylinder is given by the charge. मीन्स के इनर सिलेंडर का आपको चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल टू 3.5 माइक्रोकुलम 10⁻⁶ कूलम. To determine the capacitance of the system and the potential of the inner cylinder, to neglect the effect, the bending of the field lines at the ends. ओके, देन पर आपका पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है. तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे भाई कि हमको एक चार्ज दे रखा है, हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हमको एक कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. यहाँ पे आपका कोएक्सियल सिलेंडर का कैपेसिटेंस के इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इक्वेशन बन रहा है तो उसकी आपके एक डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. 2πε0L अपॉन log R1 अपॉन R2. ये आपको डेरिवेशन इसका आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा. कोएक्सियल सिलेंडर आता है, इसका कोएक्सियल सिलेंडर ऐसा होता है. देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ये आउटर सिलेंडर है और ये वाला हमारा इसका इनर सिलेंडर है. ठीक है, इसमें से आउटर सिलेंडर ने आपको अर्थिंग कर दिया है, ख्याल आया. तो ऐसे में इसका कोएक्सियल होता है, उसकी एक्सिस में इसका सेम है, दोनों की एक्सिस आपकी सेम होगी. तो इसका इक्वेशन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई C इज इक्वल टू 2πε0L अपॉन log R1 अपॉन R2. तो पहले हम उसका डेरिवेशन हम कर लेते हैं. log R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2.303 log 10 R1 अपॉन R2 लिम लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. तो 2.303 log 10 R1 मीन्स के 1.5 अपॉन 1.4. 2.303 log 10 उसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1.0714 मिलेगी, और log 10 1.074 हमको मिलता है 2.303 इंटू 0.03. ठीक है, और उसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ 0.069. ओके. तो ये हमारा मिस के log R1 अपन R2 का ही पोर्शन का फाइंड आउट हुआ. उसकी वैल्यू हम ए वाला इक्वेशन में हम रख देते हैं कि भाई C इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन था 2π पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3.14. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और लेंथ हमारी होती है 15 इंटू 10⁻2 एंड डिवाइड बाई 0.069. ओके. तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर मिलेगा 1.22 इंटू 10⁻10 फेराड. चला. अगर आप पिको फेराड में फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 10⁻12 करना पड़ेगा. 12 करने के लिए आपको 122 इंटू 10⁻12 फेराड लिखना पड़ेगा. तो हम उसको बोल सकते हैं 122 पिको फेराड हम बोल सकते हैं. ओके. तो ये आपका कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो गया. यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आपका बेसिक इक्वेशन है ना कि भाई Q इज इक्वल टू CV. तो इससे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो V इज इक्वल टू Q/C. तो Q इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3.5 इंटू 10⁻6 अपॉन कैपेसिटेंस की वैल्यू 1.22 इंटू 10⁻10. सो दैट पोटेंशियल इज 2.87 इंटू 10⁻4 वोल्ट. ठीक है, इतना आपको पोटेंशियल मिलता है. इज नियर बाई टू 2.9. तो आप 2.9 इंटू 10⁻4 वोल्ट भी आप लिख सकते हो.